हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस आपको शेयर किए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और आपका प्रोसेस स्टेट डायग्राम, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। आज आपका टॉपिक है CPU शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन इन बीटेक मैंने नोट्स बनाए थे। ये नोट्स आपके बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होंगे जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर गेट या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपके लिए जो कंटेंट है वो बहुत ही रिलायबल होगा। तो ये गैल्विन बुक के थ्रू नोट्स बना हुआ है और काफ़ी प्रिसाइज वे में है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, आपके लिए बहुत डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। CPU शेड्यूलिंग इज़ द बेसिस ऑफ मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। By switching the CPU among processes, the operating system can make the computer more productive। तो आप लोग जैसा कि जैसा लिखा हुआ, जैसा भी देख पा रहे हो, आपको पता भी होगा कि CPU शेड्यूलिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम इफ़िशियंट वे में हाई प्रोडक्टिव कंप्यूटर से प्रोडक्टिव कंप्यूटर को हाई प्रोडक्टिव बना पाए। ठीक है, ईजियर टू यूज़ और इफ़िशियंट वे में प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन कर सके। दैट्स वाई वी आर शेड्यूलिंग टू CPU। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए, इन अ सिंगल सिस्टम ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट, यू कैन से रन एट ए टाइम, एनी अदर्स मस्ट वेट अंटिल द CPU इज़ फ्री एंड कैन बी शेड्यूल्ड। ठीक है, तो जब सिंगल प्रोसेसर सिस्टम था उसमें अगर कोई प्रोसेस CPU एग्जीक्यूट कर रहा है तो बाकी प्रोसेस को वेट करना होता था जब तक प्रोसेसर उसको रीशेड्यूल नहीं कर लेता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ टू हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम to maximize CPU utilization. This is the note point. Okay, the main objective of multi-programming is to have some process running at all the time to improve, you can say, to maximize CPU utilization. This is the main point. Okay, तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम किस तरीके से CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ा सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है CPU शेड्यूलिंग ऑफ दिस काइंड इज़ अ फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। ओके, एट ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेस आर शेड्यूल्ड बिफोर यूज़। ठीक है, तो कंप्यूटर के ऑलमोस्ट सभी रिसोर्स कहीं ना कहीं शेड्यूल किए जाते हैं यूज़ करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट आपका है CPU शेड्यूलर। ठीक है, तो CPU शेड्यूलर में CPU शेड्यूलिंग की जो प्रोसेस है उसमें CPU शेड्यूलर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, तो इसको देखते हैं। व्हेन एवर, तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, गैल्विन बुक से ये नोट्स बना हुआ है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेपुटेड और सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, वो भी खासकर ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में गैल्विन की बुक सबसे अच्छी है, तो उसी से नोट्स बने हैं। तो ये नोट्स आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है इससे है। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं बीटेक या एमटेक या MCA के रिगार्डिंग, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी है ही। ठीक है, ये नोट्स उनके लिए बहुत बेनिफिट हैं। तो CPU शेड्यूलर की बात करते हैं। व्हेन एवर द CPU बिकम्स आइडल, the operating system must select one of them processes in the ready queue to be executed। तो जब भी CPU फ्री दिखे, आइडियल दिखे, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको प्रोसेसेस एलोकेट करके दे क्यू में। ठीक है, द सेलेक्शन प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और CPU शेड्यूलर। तो आप लोग ये याद रखना
कि जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को ही CPU शेड्यूलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आप नोट पॉइंट जो है इनको अंडरलाइन करते रहना। जैसे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या था, CPU यूटिलाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। तो ये चीज़ें आप याद रखना, आपसे 1 नंबर में गेट में पूछता है, और NTA नेट के पेपर 2 और 3 में तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को CPU शेड्यूलर भी कहते हैं। द शेड्यूलर सेलेक्ट्स प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेस इन मेमोरी दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड एलोकेट्स द CPU टू दैट प्रोसेस। क्लियर, ये आपका शेड्यूलर का काम है। और शेड्यूलर होते क्या हैं, ठीक है, ये आपके प्रोग्राम होते हैं जो रेडी क्यू में प्रोसेस है उसको CPU को असाइन कर देते हैं, यानी रेडी स्टेट में प्रोसेस को रनिंग स्टेट में ले आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका है डिस्पैचर। तो डिस्पैचर क्या है, अनदर कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड इन द CPU शेड्यूलिंग फंक्शन इज द डिस्पैचर। तो CPU शेड्यूलिंग की जो प्रोसेस है उसमें और दूसरा कंपोनेंट यूज होता है जिसका नाम है डिस्पैचर। क्लियर। इट इज़ द मॉड्यूल दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ द CPU टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, तो CPU शेड्यूलर जो इस प्रोसेस को सेलेक्ट करता है तो उस पर ये कमांड देता है, उसको एग्जीक्यूट करने की सारी परमिट या कंट्रोलिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो ये आपका डिस्पैचर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो डिस्पैचर की फंक्शंस हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं। पहला है स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो CPU डिफरेंट प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है तो उसके बीच में स्विचिंग होती है, तो वो स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट है स्विचिंग टू यूज़र मोड। तो स्विचिंग यूज़र मोड डिफरेंट यूज़र डिफरेंट इंस्ट्रक्शन या प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराता है, तो दैट इज़ नोन एज यूज़र मोड। ओके, जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन। तो प्रॉपर लोकेशन पे जंप करना भी आपका CPU शेड्यूलिंग या डिस्पैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। CPU शेड्यूलिंग में जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डिस्पैचर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूज़र प्रोग्राम टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग ये जंप करता है प्रॉपर लोकेशन पे। नेक्स्ट है डिस्पैचर शुड बी एज फास्ट एज पॉसिबल सिंस इट इज़ इन्वॉक्ड ड्यूरिंग एवरी प्रोसेस स्विच। ठीक है, तो जब भी प्रोसेस स्विच करती है तो हर बार ये इन्वॉक्ड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है CPU शेड्यूलिंग में, CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। ओके, तो डिफरेंट CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर एल्गोरिदम में फेवर वन क्लास ऑफ पर्पस ओवर अनदर। ठीक है, तो सभी CPU शेड्यूलिंग का अपना रोल है, हर एक का अपना बेनिफिट है, हर एक का अपना इम्पॉर्टेंस है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्सेसिंग डिफरेंट सिस्टम के मॉड्यूल या डिज़ाइनिंग या डिफरेंट सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म के बेसिस पे हर प्रकार की CPU शेड्यूलिंग या डिफरेंट सिचुएशन में जो शेड्यूलिंग की एल्गोरिदम है वो अलग अलग परफॉर्मेंस अलग अलग यूज़फुल हो सकती हैं। ठीक है, तो वैसे तो सभी यूज़फुल हैं। ठीक है, तो बट सिचुएशन और अपनी जब भी कभी एग्जीक्यूशन का टाइप क्या है या प्रॉब्लम किस प्रकार का है, सिस्टम किस प्रकार का है, तो उसके बेसिस पे हर एक का अपना इम्पॉर्टेंस है। ओके, इन सेलेक्टिंग विच एल्गोरिदम टू यूज़ इन अ particular situation we must consider the properties of the various algorithm। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पे इन एल्गोरिदम को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम हैं। मैनी क्राइटेरियाज हैज बीन सजेस्टेड फॉर कंपेयरिंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड फॉर कंपेरिजन कैन मेक अ विच इज़ सुटेबल। द क्राइटेरिया इंक्लूड्स। तो बहुत सारी क्राइटेरियाज दे रखी हैं, तो सिचुएशन पे बेस्ड डिपेंड करता है कि कौन सी क्राइटेरिया किस प्रोसेस के CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए बेटरमेंट होगी। तो उन्हीं
कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, उनके बेसिस पे हम शेड्यूलिंग करते हैं। तो सबसे पहली जो क्राइटेरिया है वो है CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा CPU का उपयोग होगा उतना सिस्टम का थ्रूपुट ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, तो ये आपका CPU यूटिलाइजेशन है। नेक्स्ट है थ्रूपुट, फिर है टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, फेयरनेस। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टोटल वेटिंग टाइम प्लस टोटल CPU टाइम का समेशन, मीन्स टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस अराइवल टाइम। क्लियर? वेटिंग टाइम प्रोसेस का वो होता है द टाइम विच अ प्रोसेस हैव टू वेट। ठीक है, वह समय जो प्रोसेस ने वेट किया है। रिस्पॉन्स टाइम का मीनिंग है कि सिस्टम का फर्स्ट आउटकम कितने समय के बाद आया। ठीक है, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स टाइम, मीन्स फर्स्ट द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट result, या you can say time taken by the system to produce first outcome. okay, next आपका है वेट रिस्पॉन्स टाइम हो गया। फेयरनेस मीन्स नीट एंड क्लीन, एवरी रिसोर्सेस आर clearly mentioned that how much resources are needed and how much resources are available and how much resources are allocated to respected processes. Clear? This is the फेयरनेस। ओके, तो आपने देखा ये सभी चीज़ें क्या हैं? CPU की शेड्यूलिंग की क्राइटेरिया हैं। ठीक है, थ्रूपुट मीन्स होता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट ऑफ टाइम। ओके, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यू कैन से नंबर ऑफ आउटकम्स पर यूनिट ऑफ टाइम। ओके, यू कैन से हाउ मच वर्क डन बाई द प्रोसेसर इन fixed period of time. okay, this is known as throughput. okay, आप देख सकते हो। सबसे पहले फिर हम बात करते हैं CPU यूटिलाइजेशन की। वी वांट टू कीप CPU एज बिजी एज पॉसिबल कंसेप्चुअली। द CPU यूटिलाइजेशन कैन रेंज 0 to 100%। ठीक है, तो CPU यूटिलाइजेशन 0 से 100% तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि CPU जितना ज़्यादा बिजी रहेगा उतना हमारे सिस्टम का थ्रूपुट ज़्यादा आएगा। इन रियल सिस्टम इट शुड रेंज फ्रॉम 40 to 90%। तो जो रियल सिस्टम्स हैं उनमें 40 से 90% तक CPU आइडल रहता है। थ्रूपुट, इफ़ द CPU बिजी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस देन वर्क इज़ बीइंग डन। वन मेजर ऑफ वर्क इज़ द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड पर टाइम यूनिट कॉल्ड थ्रूपुट। क्लियर? नेक्स्ट आपका है टर्न अराउंड टाइम, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टर्न अराउंड टाइम। जब से प्रोसेस क्रिएट होती है उस समय से लेके जब तक फाइनल आउटकम नहीं आ जाता, द टाइम बिटवीन दैट पीरियड इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज द सम ऑफ द प्रोसेस, इज द सम ऑफ द पीरियड्स spent waiting to get into memory, waiting in the ready queue, executing the CPU and doing input output. okay, this is the turn around time. You can say turn around time is equal to waiting time added with CPU time. okay, next waiting time, the CPU scheduling algorithm does not affect the amount of time during which a process executes or does input output. It affects only the amount of time that a process spends waiting in the ready queue. okay, तो वेटिंग टाइम क्या है? कोई प्रोसेस कब तक वेटिंग या ब्लॉक्ड स्टेट में है, प्रोसेसर उसको असाइन नहीं हुआ। ओके, मीन्स इट्स ऑपरेशन इज नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम, the time from the submission of a request until the first request output is not produced. This measure is called response time. okay, next is fairness, make sure each process gets fair share to CPU. okay, this is the property of fairness. Next is scheduling algorithms. okay, next is CPU scheduling algorithm. CPU scheduling deals with the problem of deciding which of the processes in the ready queue is to be allocated the CPU. There are many scheduling algorithms which are being written in the following way.
First is FCFS algorithm, means first come first serve algorithm. You can say first come first serve CPU scheduling algorithm. Okay, FCFS, first come first serve, is the simplest CPU scheduling algorithm. With this scheme, the process that requests the CPU first is allocated to the CPU first. It is non-primitive CPU scheduling algorithm. It is not primitive in nature. Okay. Example: calculate the average waiting time and turnaround time for the following processes. Okay, processes are P0, P1, P2, and CPU time is 24 millisecond, 3 millisecond, and 3 millisecond. Now, this is the procedure of solving that kind of CPU scheduling algorithm numericals. You have to draw first Gantt chart. सबसे पहले आपको गैंट चार्ट बनाना, उसके बाद आप देख रहे हो क्लियरली इस डायग्राम से कि P1, P2, P0, P1, P2 सभी प्रोसेसेस आपके रेडी क्यू में आ चुके हैं. इसका अराइवल टाइम नहीं दे रखा है, इट मीन सभी रेडी क्यू में हैं. तो सबसे पहले हम P0 को स्टार्ट करेंगे, 0 से CPU स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट करना. और FCFS में मीन्स क्या है, एक बार आपने प्रोसेसर असाइन कर दिया तो स्विचिंग नहीं होगी जब तक प्रोसेस का फाइनली रिजल्ट नहीं आता. ठीक है, तो 0 to 24 तक चलेगा P0, फिर P1 आपका 3 मिलीसेकंड है, फिर 3 P2 है, तो 24 to 27 P1 चलेगा, 27 to 30 P2 चलेगा. ओके, नाउ वेटिंग टाइम ऑफ P0 इज 0 मिलीसेकंड, मीन्स फ्रॉम दिस टाइम ड्यूरेशन to this time duration P0, the instructions of P0 is being executed. Okay, now waiting time of P1 is equal to 24. You see clearly here P1 starts from 24 to 26. It means 0 to 24 P1 have to wait. Okay, then waiting time of P1 is 24, waiting time of P2 is 20. P2, you can clearly see the image. The waiting time of P2 is 27 millisecond. Okay, now average waiting time is 0 plus 24 plus 27 divided by 3, it means 51 divided by 3, it means 70 millisecond. 70 milliseconds is the average waiting time of the above system. Okay, this is your simplest example. Now show average waiting time is equal to 17 millisecond. We also know that the turnaround time is equal to average waiting time plus average CPU time. Now the average waiting time is 17 plus 24 plus 3 whole divided by 3, means 17 is average waiting time, and 24 plus 3 divided by 3 is average CPU time. 17 plus 30 by 3, it means 10. 17 plus 10 is equal to 27 millisecond. 27 millisecond is the turnaround time, means overall time. Okay, therefore average turnaround time is 27 millisecond. क्लियर, दिस इज़ योर आंसर. ओके, तो ये आपके न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल हैं, इनको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, CCC से रिलेटेड, आपका नेट हो या गेट हो, हर इसरो, BEL, DCIO, IB, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना. और कोई कहीं डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे. एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी FCFS CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज़ करके. क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस यूजिंग FCFS एल्गोरिथम. प्रोसेस आपकी दे रखी है P1, P2, P3, P4. अराइवल टाइम दे रखा है 0, 1, 2, 3 मिलीसेकेंड रिस्पेक्टेड प्रोसेसेस, एंड एग्जीक्यूशन टाइम इज 8, 4, 9, 5 विद रिस्पेक्टेड प्रोसेसेस टू P1 to P4. Okay. Now the solution is you have to calculate the average waiting time. Apply FCFS algorithm. Now Gantt chart is. Now we are solving the problem. सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं. सोल्यूशन में हम Gantt चार्ट ड्रा करेंगे. तो आपको FCFS यूज़ करना, तो सबसे पहले प्रोसेस आपकी P1 आई है, क्योंकि P1 का CPU अराइवल टाइम 0 है, तो P1 प्रोसेस 0 to 8 जो भी CPU टाइम था वो एग्जीक्यूट कर गई. ठीक है, बिकॉज स्विचिंग इज नॉट अलाउड, स्विचिंग चूँकि अलाउड नहीं है. ठीक है, तो इसलिए P1 पूरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी. उसके बाद 8 मिलीसेकंड CPU एग्जीक्यूट होने के बाद सारी प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी हैं. उसके बाद P2 प्रोसेस 8 to 12 तक एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद P3
उसके बाद आपकी P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी 12 to 21 मीन्स 9 मिली सेकेंड. ओके, आफ्टर P3 process, last process executed is P4 21 to 26 because CPU time is 5 millisecond. Okay, now waiting time of P1 you clearly see the Gantt chart. P1 process, there is no waiting time for P1 is immediately to assign CPU. Okay, as soon as it enters in ready state, okay, it become to run, it goes into running state, means scheduler assign P1 to processor. Okay, so waiting time of P1 is equal to 0 millisecond. Now waiting time of P2 is, you see clearly, 8 to 12 the execution of P2 is performed, and 0 to 8 P2 process have to wait, means waiting time of P2 is equal to 8, but the arrival time is 1 millisecond, means P2 process have arrived before 1 millisecond when processor starts execution. It means waiting time of P2 is 8 minus 1, that is 7 millisecond. Clear? Similarly, waiting time of P3, you see clearly 12, waiting time of P3 is 12 and arrival time is 2 millisecond. It means 12 minus 2, that is 10 millisecond. Clear? Now waiting time of P4, the waiting time of P4 shows from Gantt chart is 21 millisecond, but arrival time is 3 millisecond. It means waiting time of P4 is 21 to minus 3, 21 subtracted from 3, subtract 21 subtract 3, that become to 18. Okay, 21 minus 3 become 18. So average waiting time is equal to 0 plus 7 plus 10 plus 18 divided by 4, that is become to 35 by 4. It means 8.75 is 8.75 millisecond is average waiting time. Okay, so average waiting time is 8.75 millisecond. That is the answer. Now average turnaround time is equal to 8.75 plus 8 plus 4 plus 9 plus 5 divided by 4, that is 8.75 plus 26 divided by 4. It means 8.75 plus 6.5, that it becomes 15.25. Therefore we can say that the average turnaround time is equal to 15.25. This is the answer. Okay, this is the final answer. Clear? सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर समझ में आया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की शेड्यूलिंग किस प्रकार से करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या क्राइटेरियाज़ हैं एल्गोरिदम को सेलेक्ट करने की, क्या उनका फ़ायदा है, क्या उनकी अहमियत है. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आप जितने भी न्यूमेरिकल इस प्रकार के मिले ऑपरेटिंग सिस्टम में एफसीएफएस से रिलेटेड, उन सबको सॉल्व कर लेना. जब भी कभी इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन, उसका आपका सिलेक्शन हो जाएगा और पेपर आपका अच्छा होगा. ठीक है, अगर आप इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कभी गलत नहीं होगा. क्लियर? ये मैंने आपको एक क्लियर विज़न बता दिया. इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे गलत नहीं होगा. तो आप ये वीडियो फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उनके लिए हेल्पफुल हो. चाहे वो आपका NIELT हो, चाहे KVS NVS या DSSB या फिर आपका नेट का हो या फिर गेट का हो, सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. क्लियर? और आप अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा यूट्यूब पे तो आपके पास नोटिफिकेशन इमीडिएटली पहुँच जाए और आप उसको राइट टाइम पे अच्छे से एक्सेस कर सकें. और फ्रेंड्स को शेयर कर देना. वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना. थैंक यू.